फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसरकारी। और मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे कि क्या हमारे को एक सेपरेट ई कॉमर्स इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए। सेपरेट ई कॉमर्स इन्फ्लेशन इंडेक्स। कारण क्या बनते हैं? राइजिंग ई कॉमर्स शेयर इन ओवरऑल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एंड वैल्यूज। वैल्यू भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है। क्या करेगा? इट विल बी एबल टू ट्रैक प्राइसेस ऑफ आइटम्स लिस्टेड बाय सेलर्स। लेकिन क्या इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पार्ट बना दें? वहां का पार्ट नहीं बने। वो उसके साथ सेपरेटली रिलीज होगा। यानी एक तरीके का आप कह लीजिए, एक तरीके का रेगुलेशन, एक तरीके का यू नो एक तरीके का इवैल्यूएशन हो सकता है। और ये ट्रैक कर सकता है जो भी सामान ई कॉमर्स बेच रहे हैं, उसका जो प्राइसेस है उसके हिसाब से फेयर असेसमेंट हो सकता है प्राइस मूवमेंट्स का। और डिस्काउंट वो क्या दे रहे हैं वो इसमें एंड द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड आर नॉट अकाउंटेड फॉर, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो एक नया इंडेक्स है ये अपने आप में नई बात है जो कि हेल्प करने में सक्षम होगी कुछ हद तक। कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगी वो प्राइसेस देना, बिकॉज उससे उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी पर इम्पैक्ट पड़ता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो ट्रैक करता ही है रिटेल प्राइसेस को और फिजिकल मार्केट से। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब ई कॉमर्स का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, फिजिकल मार्केट्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ई कॉमर्स इंडेक्स जो है वो इस बात में हेल्प करेगा हमें कि हमें एक पूरी पिक्चर मिले। और हमें उससे जो है ये भी आइडिया आएगा कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसका ई कॉमर्स कितना। यहाँ पर एक पॉइंट भी है कि अगर शेयर ई कॉमर्स का एक बाय एयर ई कॉमर्स एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड इन अ मंथ इज लेस देन 5%, देयर इज नो नीड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट इंडेक्स। तो ये अपने आप में कंजम्पशन पैटर्न जो अर्बन सेमी अर्बन एरिया का कहाँ तक क्या जा रहा है उसमें हेल्प करेगा। प्राइवेट कंजम्पशन डेटा का एक एलिमेंट हो सकता है। ऑब्वियसली इंडिया का जो अप्रोच है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने पहले चर्चा की थी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम मॉडल, हमने ऑडियो की बात भी की, हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो इंडिया एआई पर फोकस करेगा और 24/7 इस चीज की तरफ फोकस करते हुए 2047 तक हम चाहते हैं कि अपने आप को विकसित रूप में लेके आए। तो हमने चाहे बैंकिंग हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, सब जगह हम एक रीजनेबल और एक स्मार्ट तरीके से इन चीजों को लेके आए। इंडिया जो है लीडर है, जैसे जेनरिक मेडिसिन हैं, अफोर्डेबल वैक्सीन हैं, उसके बाद डीप एआई जो अभी बात हो रही है वो इम्पैक्ट लेके आएगा। लेकिन इंडिया अपने इनोवेशन से कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ रखेगा जिससे कि आम आदमी के जीवन में फर्क आए। इवन कॉस्ट इफेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं तो इसरो भी एक बहुत फंडामेंटल एग्जांपल है, द वे इट ऑपरेट्स एंड द वे इट ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर द मासेस। तो इसीलिए जब बिल गेट्स कहते हैं कि हमारी एआई की अप्रोच राइट है, दैट्स फाइन, बट देन वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द डिफरेंट प्रैक्टिसेस। हमें एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है। अभी हमने चर्चा की थी कल ही कि कैसे पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी को अगर हम कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और पॉवर्टी लाइन के हिसाब से कैसे मापें। अर्बन और रूरल एरिया का जो पॉवर्टी लाइन है और जो पर डे एक्सपेंडिचर जो है, क्या वो वाकई रियलिस्टिक है? तो इंडिया जो है, इसीलिए उसकी जो अर्बन ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। अब अर्बन ग्रोथ जब बढ़ रही है तो हम बात करते हैं क्या नए शहर बनाए कि गांव ही शहर बन जाएंगे? कहा था पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, उन्होंने तो बहुत पहले कहा था इस बात को। क्या व्हाइट कॉलर जॉब्स हमारे यहाँ और स्मार्टली बढ़ेंगे अगले 10 सालों में, स्टार्टअप्स और बढ़ेंगे, ब्लू कॉलर जॉब इंपॉर्टेंट है तो ब्लू कॉलर जॉब और डिग्निफाइड होंगी। तो कई एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें सोचने की जरूरत है। इसीलिए सेंटर अगर ये बोलता है कि हमें एक्स्ट्रा फंड चाहिए एक्सपोर्ट मिशन के लिए, तो ये भी सोच के साथ ही हो सकता है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अगर वो एडिशनल फंड मांग रही है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए, जो एक मतलब उसके अंदर कंसोलिडेटेड आप सब कुछ लेके आ जाते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स का, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को एक तरीके का पुश मिले। फंड्स जब आएंगे तो वो फंड्स हमें हेल्प करेंगे अपने आप को और ज़्यादा कंसोलिडेट करने के लिए। क्योंकि ये स्कीम जैसे यहाँ पे बताया कि ये स्कीम अपने आप में सबस्यूम कर रही है बाकी स्कीम्स को। क्या? जैसे अब इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, लैब ग्रोन डायमंड स्कीम्स है और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एमएआई। तो ये सारे के सारे जो हैं चीज़ों को हम रीहॉल करने की बात कर रहे हैं। कारण कारण ये है कि जो हाई फाइनेंस है वो थोड़ा कम हो। कारण ये है कि साथ साथ में लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ी कम हो।
क्रेडिट वर्दीनेस के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स जिनकी हमने कई बार चर्चा की है वो और सॉफ्ट होकर उनको हटाया जा सके। तो इसीलिए ये अपने आप में एक पॉलिसी इनिशिएटिव है जो जनरल स्टडीज पेपर 3 में आप कहीं ना कहीं इसको बात कर सकते हैं। बायो रिवोल्यूशन मेंस में आ सकता है, पीटी में तो कोई की वर्ड आएंगे। तो वही बात है, जैसे आईटी रिवोल्यूशन आया था, ऐसी बायो रिवोल्यूशन की बात है, बायोटेक रिवोल्यूशन। लेकिन इसकी अलग से चर्चा साइंस और साइंस और टेक की सीरीज में हम प्रीलिम्स के लिए कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने हाथों पर चार ऐसी चीजें फट से आ जानी चाहिए क्यों इंडिया बायो रिवोल्यूशन करेगा। याद कीजिए हमने पिछले एक महीने में ऐसा क्या डिस्कस किया, क्या हमने कार्ड की जो थेरेपी थी उसकी एक बार बात की थी, हमने कैंसर के लिए एक बार बात की थी, फिर साथ में हमने बात की कि कैसे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने दो ऐसे इश्यूज को उठाया था, आपको वो लिंक करने पड़े। अब फिर ये बात अतनु विश्वास सर कह रहे हैं कि यू नो ही इज अ प्रोफाइलिक राइटर बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर होते हुए वो कितना अच्छे से अपनी बातों को पुट अप करते हैं। ही बीन अ प्रोफाइलिक राइटर, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड ऑब्वियसली वंस आई रोट एन ईमेल टू हिम एंड ही रिप्लाइड विद इन 24 आवर्स। तो पॉइंट वही है कि क्या वाकई नाटो का कोलैप्स होगा। तो ऐसा ये भी अपने आप में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। चाइना रशिया जो है वो यू नो इमीडिएट रन में इनका कहना है कि वो विनर होंगे ट्रम्प की इस पॉलिसी के। लेकिन कोई भी चीज इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। और अगर आप बात करते हैं कि यूरोप में दो दो नेशंस हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, जर्मनी भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो कंसोलिडेट तो होगा ही। यूरोपियन डिफेंस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड होगा और वो धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट होगा। इसका एक इम्पैक्ट तो आने वाला है बिकॉज ऑफ व्हाट स्टेप्स रशिया इज टेकिंग। सो द जॉइंट प्रोक्योरमेंट और जो इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन है वो जब होगा तो यूरोप को अपने लिए खुद बेनिफिट होगा। लेकिन यूरोप की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, यूरोप के पास ग्रेइंग पॉपुलेशन है, और वो जिस तरीके की पॉलिसीज को उठा रहे हैं माइग्रेशन और अगर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि सब नेगेटिव टर्म विद रिस्पेक्ट टू यूके की भाई वो सबसे पहला ऐसा नेशन होगा इस्लामिक पावर जिसके पास न्यूक्लियर पावर होंगी, तो इस तरह के शब्द कोई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। वो भी एक नैरो माइंडेडनेस है जिसको इंडिया ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो पॉइंट वही है कि अगर आप कहते हैं कि यूएस उन वैल्यूज को शेयर नहीं भी करता तब भी नाटो का एक दूसरा रूप रहेगा। और यूएस कभी भी पूरी तरह से उसको नहीं छोड़ने वाला। यूएस को अपनी हेजिमोनी, यूएस को अपना यूनिक एक्सेप्शनल रोल और जो पावर और जो कूलनेस उसको आती है पूरे वर्ल्ड का पुलिसमैन बनकर अंकल सैम को, तो वो खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए नाटो का जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो एक गलत वो रहा। और जियो स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव से तो गलत नहीं है क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें मौका मिले और हम बड़ा करें। तो पॉइंट इज दैट कि अब ये जो आर्टिकल है ये पूरा आगे का तो नहीं बता रहा है कि, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अब कोई कोल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं है, वी आर इन परपेचुअल कोल्ड वॉर। ऐसा नहीं है कि अब एक कोल्ड वॉर होने वाला है, वी आर इन परपेचुअल कोल्ड वॉर बिकॉज ऑफ द फैक्ट द काइंड ऑफ थिंग्स जो है पहले से होती आ रही हैं, पहले से हुई हैं। तो अब ये एस्पेक्ट एक सोचने वाला है। और फ्यूचर में इंडिया को और ज़्यादा सेल्फ रिलायंट, और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड, और ज़्यादा इंडिजिनस, और ज़्यादा सॉफ्ट अपने स्किल्स को आगे रखे जैसे मोदी जी ने काफ़ी हद तक प्रमोट किया भी, तो उन चीज़ों को हमें देखना। अब उससे अगर एक फ्लिप साइड देखें, अब शब्द सिर्फ स्मार्ट डी रेगुलेशन बोलने से इंडिया जैसे एक टिपिकल देश में इतने पैराडॉक्सेस हैं, इतने सारे जो हैं यहाँ पर आयाम हैं। कहीं पोर्ट तो कहीं ड्राई पोर्ट तो कहीं लीची तो कहीं मखाना तो कहीं एप्पल तो कहीं तूतीकोरिन कहीं, मतलब अमेजिंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जो करेंसीज की बात कर रहे हैं, जैसे अब आप अगर क्रिप्टो करेंसी और इन सब की बात करो तो एक इंडिया आरबीआई जो स्टेप लेके चल रहे हैं, वो आरबीआई के स्टेप जो है वो भी स्मार्ट डी रेगुलेशन से ही आप उसको कांटेक्ट जो उसको देख सकते हैं। वी कांट से, वी आर नॉट सपोज टू से कि भाई गवर्नमेंट जो है जब नेशनल डी रेगुलेशन कमीशन को अनाउंस करेगी तो उसका मतलब ये होगा कि भाई जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, बाकी के बैरियर हैं, वो धीरे धीरे हम उनको और जल्दी से हटाएंगे। ऑलरेडी वी आर इन द प्रोसेस टू डू दैट। और इंडिया में लाइसेंस परमिट राज लिंगर कुछ एस्पेक्ट से हो सकता है उसकी पूंछ बची हुई है, लेकिन फिर भी हम पाइनियर हैं बहुत सारी चीज़ों में, यूपीआई से लेकर
ऑनलाइन हमने ओपन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, मतलब गवर्नमेंट ने भी ओपन स्पेस क्रिएट किया है, और हम ऐसा सभी जगह हम करने की बात करते हैं। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग है, फिनटेक है, वो ग्लोबल लीडर बन रहा है, और फिनटेक इनोवेशन में भी हम आगे जा रहे हैं। हम चाइना की तरह हम क्लोज एंड में नहीं। तो सिमिलरली हम क्रिप्टो करेंसी के लिए भी आप कहोगे जो आरबीआई ने जो बोला। और आप अगर टेलीकॉम की बात करते हैं तो उसमें भी जो है लिबरलाइजेशन आया, और अब बीएसएनएल, एमटीएनएल तो हमने उसको तो ठिकाना लगा दिया, लेकिन बीएसएनएल फिर भी आप देखिए, बीएसएनएल अनकनेक्टेड और रूरल एरिया से जाकर, और सब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है वहां पर वो काम करता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें तो हम पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने बहुत हद तक हम बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ब्रॉड रहे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की हमने बात की है। अभी हमने आज भी एक इस पर इशू चर्चा किया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी हम जो है बहुत ज्यादा यू नो माइंडलेसली दौड़ने में विश्वास नहीं रख रहे हैं, हम उसमें कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि गिग इकोनॉमी को सिक्योरिटी मिले, उसके साथ साथ हम जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को हम प्रमोट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ओवरसाइट जो है, इतने सारे रेगुलेटर्स के साथ हमने जोड़ा हुआ है। एनर्जी सेक्टर से लेकर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब जगह हम गंग हो पॉजिटिव होकर हम आगे पुश कर रहे हैं। असेंबली लाइन तक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर लेके आ रहे हैं। तो मतलब ये डीरेगुलेशन सिर्फ कोई, मैंने कहा जो स्मार्ट डीरेगुलेशन है वो गवर्नमेंट जो कर रही है, उसको आप पहले पुटअप कीजिए, उसमें से एक छोटा सा आइडिया बताइए, उसी को आप पॉपुलराइज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगेन देखिए, उसी बात पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लें तो इंडिया ने US 23 बिलियन पीएलआई स्कीम जो है वो लैप्स हो जाएगी। प्रधानमंत्री यू नो सर हैज डिसाइडेड टू लेट लैप्स US 23 बिलियन प्रोग्राम टू इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जस्ट 4 years after it was launched. In the effort was to woo firms away from China. अब स्कीम विल नॉट बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड द 14 पायलट सेक्टर्स, और प्रोडक्शन डेडलाइन भी एक्सटेंड नहीं की जाएगी। 750 कंपनी जिसमें एप्पल है, रिलायंस है, उन्होंने साइन अप किया था। और आप कह सकते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स बहुत सारी जिन्होंने किया था एक्चुअली साइन अप, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया, या फिर आप कह लीजिए दे फाउंड इंडिया टू स्लो टू पे आउट सब्सिडीज। तो इस तरीके से हिकअप्स तो आएंगे, और इंडिया जो है लेकिन पीछे नहीं हटने वाला, और आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। आईएमडी का नया मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस रेजोल्यूशन जो है 12 किलोमीटर से हटकर अब 6 किलोमीटर पे आ जाएगा, यानी लोकलाइज्ड वेदर प्रिडिक्शन। ये आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आईएमडी वर्क करेगा। आईएमडी की वेबसाइट से आप एक शॉर्ट नोट देख सकते हैं किस वर्ष बना, और उसके क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल अचीवमेंट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो आईएमडी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा है, वेदर एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आईएमडी कौन सी सैटेलाइट यूज करता है, कैसे वो या इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है कि लो अर्थ ऑर्बिट है, कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करता है, तो ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। हमने समाज के हिसाब से जब हित की बात होती है, तो जब हमने देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा सर के घर पे जब आग लगती है, और वो भी आउट हाउस में, और उसमें से जो है उसका वीडियो और फोटोग्राफ जो होते हैं, उसमें हमें नोटों के बंडल जले हुए मिलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। राज्यसभा के चेयरमैन का कहना होता है कि अगर पॉलिटिशियन होता तो इमीडिएटली टारगेट कर दिए जाते। अब जज साहब हैं तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो कहेंगे एनजीएसी आना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट को अपना खुद इन हाउस इंक्वायरी करके एक्शन लेने के, दिस इज एन ऑनगोइंग थिंग, वी विल डिस्कस इट फर्दर। क्योंकि अगर बात यह है कि कॉलेजियम ने जज साहब को यूनानिमसली डिस्कस करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया, और ये बात उससे पहले आई थी, तो फिर ये अपने आप एक डिस्कस और डिबेट का विषय बन जाता है। और खासकर जब वर्मा साहब ये डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मिले नहीं है, दिखे नहीं है, तो आप सोचिए एथिकल पर्सपेक्टिव से कहाँ तक ये कहाँ तक ये बात सही है। क्योंकि ऐसा केस हमारे समाज में रोज रोज नहीं आता है जहाँ किसी भी जज के ऊपर हम कुछ भी आरोप लगा देते हैं। जज साहब हमारे यहाँ आखिरी उम्मीद हैं। टीबी एरिडिकेशन प्रोग्राम के लिए अब इन्होंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि सुनील शेट्टी लेड बॉलीवुड टीम के साथ खेले, और एमपीज थे उसमें टीटीपी मोहन नायडू, बीजेपी कमलेश पासवान, मनोज तिवारी। और ये एक अपने आप में पॉजिटिव अप्रोच है, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है कि 3 सीनियर मिनिस्टर, वो उनको राज्यसभा कैंटीन में खाना खाते हुए देखा गया, अमित शाह जी, नड्डा सर, और साथ में पीयूष गोयल सर।
और वो फिर रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी एमपी, सुरेंद्र सिंह नागर, इन साथ, और वो उन्होंने लाइट कन्वर्सेशन, डोसा पापड़ी चाट ये सब ऑर्डर किया। और ऑपोजिट एमपीज भी उनके पास गए, और आप ये कह लीजिए कि डिस्कशन हुए। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इतने हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस के बावजूद भी पॉलिटिशियंस आर एबल टू, दे आर एबल टू जेल, दे आर सो ब्रॉड माइंडेड। और जो हम पॉपुलर परसेप्शन में बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उस परसेप्शन में पॉलिटिशियंस के नहीं जाना चाहिए। फास्टर आंसर फर्स्ट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल कि भाई अब लोकसभा में स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं और अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी एक, हमने पहले भी उसकी बात की, और ये हमने जो पॉलिटी की सीरीज की उसमें हमने डिटेल में दिया हुआ है। नमन प्रियेश लाकड़ा, उन्होंने झारखंड में कैसे एक बॉडी को रिजुविनेट किया, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि देखिए, अब वही सरकार की स्कीम होती है, नीति आयोग का रिजुविनेशन विंडो था, और उसके अंदर इट इज वन ऑफ द 5132 वाटर बॉडीज दैट आर प्रपोज टू बी रिजुविनेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो मेटिकुलसली प्लान एंड बिल्ड यूजिंग क्लाट, ए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। वाटर कंजर्वेशन हुआ, और उसके बाद जो है 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर जो अभी डीसी हैं गिरिडीह के, उनको ये अवार्ड दिया गया। सिर्फ रिजर्वायर बनाना नहीं था, बल्कि वाटर कंजर्वेशन और ट्रेंच भी, बंदिंग भी, सब कुछ करना था, डिगिंग ट्रेंचेस। तो उन्होंने, इसका मतलब है कि पब्लिक को पूरा जोड़कर और पूरे सिस्टम को उन्होंने चलवा के छोड़ा। तो ड्राउट से लड़ने के लिए जो उन्होंने किया, इट इज रियली अप्रिशिएटेड। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच है उसके पीछे, जनता भी उसके पीछे जुड़ी थी। और ये आप अपने एस्से में या एथिक्स में, या फिर आपसे कोई पूछता है भाई वाई यू आर इंस्पायर्ड, तो आप ऐसा कोई भी, जैसे आप वाटर कंजर्वेशन में समाज में वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बीइंग एन ऑफिसर, इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी टू बी एन ऑफिसर, देन आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट, इतना प्रैक्टिकल अप्रोच आपको देख के बोलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जो नई सरेंडर पॉलिसी है कि भाई मायोस के लिए कि आपको फ्री फूड भी मिलेगा, कैश भी मिलेगा, स्किल भी, और आपको दिए जाएंगे, साथ में आपको शेल्टर भी दिया जाएगा। तो न्यू रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, उसमें जो परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं उन, और नक्सलाइट जो परिवार अस्त व्यस्त हो गए, उनके बच्चों को भी हम शिक्षा देने की बात करते हैं। तो तलवा जुदूम के जमाने से हार्ड पुश के साथ साथ सॉफ्ट पुश भी है। ये यहाँ पर एक बहुत ही आपको इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं या डॉक्ट्रिन है, उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखना। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ लविंग फैमिली, वेरी ट्रू। तो देखिए, अडॉप्शन हमारे यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवीज में दिखाते हैं, वैसे दिखाते हैं, तो अडॉप्शन जो है देखिए, इन हाउस, इन कंट्री अडॉप्शन है, इंटर इंटर कंट्री अडॉप्शन है, इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन है, इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन है, अडॉप्शन बाय स्टेप पेरेंट एंड फॉस्टर अडॉप्शन। तो ये बहुत अच्छा एक चार्ट है, मेंस में पेपर वन में जरूर आ सकता है। रेजिडेंट इंडियन, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन, पीएपी, और साथ साथ में आप कह सकते हो यानी कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, पीएपी दैट मीन्स, और विलिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू पेरेंट्स टैब। तो अब हम हमेशा पढ़ते हैं कि फैमिली केयर में वो बच्चे हैं जिनके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, गार्जियन नहीं, लेकिन हम हर रोज पढ़ते हैं बच्चा चुरा लिया, बच्चा उठा लिया। तो इलीगल अडॉप्शन को सरकार हर कॉस्ट पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर चाहती है कि उसे कंप्लीटली रोका जा सके। सो फॉस्टर केयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अडॉप्शन। अब ये देखिए, चाइल्ड अगर 2 साल तक फॉस्टर केयर में रहा है, चाइल्ड इज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, बोथ द चाइल्ड एंड द पेरेंट हैव गिवन कंसेंट फॉर अडॉप्शन। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर बताई हुई है, तो ये हमें पता होना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने 2 बार चर्चा की जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। अब यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर प्लेइंग कैच अप विद पोचर्स, रिसेंट कंजर्वेशन गेन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो एक्सपर्ट ने रिसेंट टाइम्स में कहा है कि इतने सारे टाइगर्स की डेथ हुई, अनअकाउंटेड जो बातें हैं उनको बाहर लेके आना चाहिए, पोचर्स की तरफ आंख दिखाने की बात हुई। और जब बात हुआ कि जो पोचर्स अब इन्फॉर्मर भी बन गए, या फिर जो पोचर जिन्होंने छोड़ भी दिया, और जो जो धंधे में नए लोग भी घुसे, या पुराने भी जो
लोग छुप छुप के कर रहे हैं। जब आप सारे इकोसिस्टम को देखते हैं तो आप देखते हैं कि पोचर्स भी उतने स्मार्ट हो गए। टाइगर क्राइसिस के बाद सरकार ने जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2007 में स्टैब्लिश किया था, तो आपका जो अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक या कह लीजिए एक अप्रोच थी जो मैकेनिकल थी, उसको हटाकर हमने ब्रॉड अप्रोच ली। क्यों ली? क्योंकि एनिमल मोबाइल है, उनको आप मेटा पॉपुलेशन की तरह देखते हैं। इंटर ब्रीडिंग टाइगर्स इन ज्योग्राफिकली कनेक्टेड रिजर्व्स, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। अब सीबीआई और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस को परस्यू तो किया है, लेकिन क्या वो उतना कोऑर्डिनेट करते हैं जितना करना चाहिए? क्या हमारे पास उतना स्टाफ है? क्या हमारे पास उतने एकदम हमने पुश करके किया है? क्या ट्रैक ठीक से रखा जा रहा है? क्या सिंडिकेट्स को तोड़ा जा रहा है? क्या जो बाउंड्रीज हैं टाइगर रिजर्व जब क्रॉस कर जाते हैं, क्या उसको ध्यान में रखा जा रहा है? तो एक्सीजेंसीज जो हैं, क्या उसको हम हैंडल कर पा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर्स क्या अपडेटेड हैं? क्या उतनी उनकी स्ट्रेंथ है? क्या वो उतने स्मार्ट हैं? ये सारी चीजें हमें देखना होगा। कहाँ से देखना होगा? जैसे चाइना की अगर केस स्टडी देखी जाए, तो चाइना जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स फॉर ट्रैफिक टाइगर है इंडिया से। तो नॉर्थ ईस्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से रूट बन के उसको रोकना होगा। तो जो मोमेंटम हमारे पास आया था, वो मोमेंटम किसी भी कॉस्ट पे खत्म नहीं होना चाहिए। ये अभी हमने पहले चर्चा किया कि जो ट्विटर ने गवर्नमेंट के जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट को यूज करने की बात को चैलेंज किया, तो एक्स ने उसको कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि मेथी का ऑर्डर जो है वो बाईपास करता है मल्टीपल प्रोसीजर सेफ गार्ड्स को। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी अपने आप में एक डिबेट है जो चल रहा है। चैटबॉट्स आ गए हैं, कोई फिल्टर नहीं है, रेगुलेशन बहुत मुश्किल है। आप सेफ ब्राउजिंग, सेफ कम्युनिकेशन को कैसे एक लार्जर वनरेबल और चिल्ड्रन पॉपुलेशन से कैसे जोड़ के करेंगे? तो उस पर्सपेक्टिव से आप श्रेया सिंघल केस को देखिए, श्रेया सिंघल केस 2015, और आप देखिए कि कैसे, क्या एक बाउंड्री बनाकर उसको उसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, मिसयूज कैसे रोका जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। साइंटिस्ट बहुत सरप्राइज हैं। तो आप देखिए कि आर्कटिक शेल्फ, यानी कि अगर 500 किलोमीटर के आसपास की या उससे भी बड़ा कोई आर्कटिक शेल्फ टूट के गिरती है, और वो कैलकाटा से भी 2.5 टाइम बड़ी होती है, और उसके नीचे इतने सारे भारी आइस शेल्फ होने के बावजूद भी नीचे जीवन मिलता है, तो ये कैसे है? दैट इज व्हाट इज टू बी डिस्कस। तो वहां तक रोशनी, वहां तक जो चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए पहुंचना चाहिए, जीवन के लिए पहुंचना चाहिए, वो कैसे गया? तो उसके लिए अभी तक हमने डिटेल स्टडीज हम नहीं कर पाए, क्योंकि 150 मीटर थिक आइस जो थी, उसके नीचे भी जीवन है। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। हमने पहले भी चर्चा की कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डॉलर ओवर वैल्यूड है, ट्रेड डेफिसिट हो रहे हैं, और करेंसी एक्सचेंज रेट्स उनके हिसाब से ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये प्लाजा अकॉर्ड और जो मार लागो अकॉर्ड है, ये जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट का रोल किसी भी इकॉनमी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब यूएस जब तक डेफिसिट कम नहीं करेगा, यूएस जब तक अपनी स्पेंडिंग को स्ट्रीमलाइन नहीं करेगा, तो बातें हाथ में नहीं आने वाली। और बाकी कंट्रीज का भी डॉलर के साथ रोल है, वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप चीज़ों को खरीदते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से एक्सचेंज रेट पिक्चर में आ जाता है। स्ट्रॉन्ग वैल्यू, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड इकोनॉमिक हेजीमोनी, तो फिर नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सारे सेंट्रल बैंक्स अगर डॉलर के पीछे भागते हैं, इंडिया का भी खुद हम बात करें, इंडिया भी यूएस डॉलर एसेट्स को होल्ड करता है। डॉलर मेक्स 60% ऑफ ऑल द फॉरेक्स एक्सचेंजेस या फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड। हाफ ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेडली डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। क्योंकि सारी कंट्री डॉलर को होल्ड करना चाहती हैं, ट्रांजेक्शन उसमें करना चाहती है, तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। इसीलिए राइजिंग एक्सचेंज रेट फॉर द डॉलर अगेंस्ट एनी करेंसी एंड इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर फॉर द डॉलर, इसीलिए अमेरिकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो चाहते हैं कि भाई वो पूरे विश्व से चीपर गुड इंपोर्ट करें। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग एक सिनेरियो है, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, ऐसा हम कह सकते
हाँ बिल्कुल, हमें पता होना चाहिए कि JFK व्हेन यू आर शॉट डेड एंड वाई, ये ठीक है, लेकिन आपको देखना होगा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जी और बाकी लीडर्स को हमें सिंस इंडिपेंडेंस देखना होगा। एक क्वेश्चन कम से कम प्रीलिम्स में इस डायरेक्शन में आना शायद तय है। अगर आप बात करते हैं कि कोविड से आपने क्या 5 लेसन लिए, कैसे आप इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं, तो सोनाल देसाई मैम ने यहाँ पर चर्चा की है कि कैसे हमने कोविड से लेसन्स लिए। तो 5 लेसन यही हैं कि प्रॉब्लम ग्लोबल होती हैं, और ग्लोबल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप सिर्फ बॉर्डर को क्लोज कर दें, उससे सॉल्यूशंस नहीं निकलते। जैसे सुनामी अगर इंडोनेशिया में भी आते तो श्रीलंका भी उसका इम्पैक्टफुल होता। तो ग्लोबल सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर, हमें उनको देखना चाहिए और उनको 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 पीपल सेंट्रिक बनाना चाहिए, चाहे वो WHO हो, चाहे वो UN हो, चाहे फिर वो WTO। ऐसे ही अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अमेरिका ने WHO से विड्रॉ कर लिया और US एड फंडेड फैमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क जो है वो बंद होने से बहुत ज्यादा नुकसान होने की बात है। दूसरा, हमें लोकल और लोकली रेलेवेंट रहना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे किसी भी नेशन की दूसरे नेशन से सपोर्ट करने की एबिलिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। और हमें अपने जो लोकल सिस्टम्स हैं उनको मजबूत करना चाहिए। क्यों? इसीलिए थर्ड एलिमेंट में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात है। वो जैसे हो सके एक्टिवेट कर पाएंगे, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, और बड़े लेवल पर भी, जैसे PM किसान और जनधन योजना का एग्जाम्पल दिया। और डेटा और इंफॉर्मेशन मॉडर्न गवर्नेंस का एक इनएलिजिबल एस्पेक्ट है। अगर माइग्रेंट्स यहाँ से दिल्ली से पलायन करते हैं तो कहाँ गए, क्या हुआ, ये हमें पूरा संसार में जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का एक अभिन्न अंग है, उसके लिए तो सोचना होगा। और गवर्नमेंट डिफिकल्ट टाइम्स में भी, इमरजेंसी के टाइम पे भी कैसे अपने रोल को प्ले करती है, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे फिर वो हेल्थ हो। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जब फ्रीबीज की बात हो रही है, तो दुष्यंत दवे सर का कहना है कि ये अपने आप में पॉलिटिकल बैंक्रप्सी दिखाता है। लेकिन ये भी एक चेंज है कि क्वेश्चन उठता है कि क्या ये वेलफेयर मेजर्स वोट के लिए इंड्यूसमेंट है? सोचने का समय नहीं है। हम जब मानते हैं कि पॉलिटिशियन पहले अपना भरते हैं देश के, बाद में तो भाई दे ही दो, कोई बात नहीं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज आइडियाज और डेवलपमेंट के टर्म में बैंकरप्ट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो जनता चाहती है, मुझे पावर में रहना है, तो पहले मैं वो करूंगा। स्टेट्स पहले हेविली इंडेटेड हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसा करेंगे। गुजरात की भी एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो तो क्वेश्चन अराइजेज कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, क्या वो इन चीजों को ऐसे सोचती थी? क्या वो सोशलिस्ट सेकुलर नेशन की जब बात कर रही थी, क्या वो इस सोशलिज्म की बात कर रही थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक मैकेनिज्म है चीजों को रेगुलेट करके पुटअप करने का। उसका इंटरप्रिटेशन तो जो जो जनता है, जो समय का समाज है, वो उसको लेके आए। यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्टिकल 30, जिसको आप आर्टिकल 38 कहते हैं, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये नहीं कह रहा है कि वो इकोनॉमिक नेचर का ही सोशल ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके से चीजें दी जा रही हैं, फ्रीबीज दी जा रही हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है। तो लेकिन मेरा ये मानना है, ये भी समय नहीं रहेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो वेलफेयर स्टेट प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग अपने सिटीजन्स को, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करता है। तो यहाँ अटल पेंशन योजना है, आयुष्मान स्कीम है, हमने इतनी सारी चर्चाएं की हैं। आपको उस एंगल से देखना होगा, तब आप इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। वर्ल्ड वाटर डे PT में आ चुका है पहले भी, लेकिन अब डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कोई और कॉन्टेक्स्ट, कोई और नाम, कोई और स्मार्ट वे जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जल जीवन मिशन, अमृत 2.0, नल जल मित्र और महाग्राम योजना, ये आपको चारों पता होने चाहिए। जरूरत पड़ने पे आप फट से ऐसे करके लिख सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दीज आइडियाज हम फिर से वही बात को पुट करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन की सक्सेस आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी, आपकी कम्युनिकेशन और आपके वर्क कल्चर पे डिपेंड करती है, बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस अंडर एनी circumstances. Thank you very much for joining, writing, and watching. And do share, like, and subscribe on Sarkari
Let's get success together. Thank you very much.